चलिए अपने स्टार्ट करें टॉपिक। अकाउंट्स की बात कर रहे थे, कल कंटिन्यू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने स्टार्टिंग में देखा अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को हमने कंपेयर भी किया, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें देखी, लिमिटेशंस देखी, एडवांटेजेस देखे, ये सब पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। अब पेज नंबर 5 से अपना कंटेंट जो है वो पेंडिंग था। वहाँ पे बात हो रही थी रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एरियाज। तो ऑब्वियसली हमने कल तक जितनी बात की उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो गया था कि जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कंप्लायंसेस की, तो वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी रहेगा। जैसे हमने बात की कि भाई आरओसी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली सबमिट करने पड़ते हैं। लिस्टेड कंपनी हो तो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी को भी आपको ये सेम डेटा देना पड़ता है। आरबीआई के पास भी डिटेल्स जा सकती है अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे फेमा का एक्ट एप्लीकेबल होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सारे जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करने हैं अकाउंट से रिलेटेड, उसमें भी कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी का रोल रहेगा। कल हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे थे उसमें भी आपने देखा कि नीचे कंपनी सेक्रेटरी का नाम भी मेंशन किया हुआ था कि भाई रिपोर्ट मेकिंग में या कंटेंट में उनका भी कंट्रीब्यूशन है, और जो एनुअल स्टेटमेंट सबमिट होते हैं उस पर सिग्नेचर्स भी कंपनी सेक्रेटरी के रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लीगल अथॉरिटीज हैं उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन करना है ना, उसमें सीएस का अपना रोल रहेगा, वो आपको ध्यान रख के चलना है वैसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसमें थियरी में रिपीटेशन है तो मैं लाइन टू लाइन डिस्कस वापस नहीं करवा रहा। आप डायरेक्टली पेज नंबर 6 पे आ जाओ, वहां से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब ये अकाउंट्स के थोड़े कंसेप्ट्स, थोड़ी थियरी, टेक्निकल बातें होंगी। इसमें से मोर ऑफ आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, देखते हैं आपको कितना याद आता है। विद एग्जांपल्स है तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है वो रिकॉल करते हैं। द बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। द ओनर्स पर्सनल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉपर्टी should not be mixed with the business accounts. This helps in knowing the true financial performance of the business itself. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपली ये बोल रहा है कि आप जब कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो जो एंटिटी आप क्रिएट करते हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या एनी अदर फॉर्मेट हो, आप अपने आप को और बिजनेस को एक दूसरे से अलग रखो, मिक्स मत करो। इससे क्या होगा, बिजनेस का करेक्ट पिक्चर, ट्रू फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपके सामने आएगी। बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा ना, पर्सनल एक्सपेंसेस भी आप सारे बिजनेस में डाल दोगे। भाई घर का खर्चा आप बिजनेस के अकाउंट्स में लिख दोगे तो बिजनेस से एक्चुअल में कितना कमाया और कितना पर्सनल एक्सपेंडिचर में गया उसका कोई बाइफरकेशन ही नहीं रहेगा। तो या तो आप उसको ड्रॉइंग्स या विड्रॉल्स के नाम पे आप सेपरेट कैटेगरी रखो कि आप ठीक से इवेल्युएट कर सको कि पूरे साल में सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी में से कितना रेवेन्यू आया और सिर्फ बिजनेस को लेके कितने एक्सपेंस हुए। तो जो इनकम आपकी वहां से जनरेट हुई है वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। फिर कैपिटल अकाउंट में आपको जो विड्रॉल्स करने आप करते रहो। अब घर पे आपने एसी लगवाया, वो खर्चा आपने बिजनेस के पीएनएल में डाल दिया तो वो फेयर नहीं है, वो आपको रियल पिक्चर नहीं देगा। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपली ये बोल रहा है कि ओनर को खुद को और बिजनेस को अलग रखना चाहिए, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है। दूसरा पार्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखें, ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये इम्प्लाइड था, ये बात कल भी हुई थी लिमिटेशंस के तौर पे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कुछ सुना है आपने ध्यान में? गोइंग कंसर्न पढ़ा होगा ना अकाउंटिंग में, थियरी में कहीं कुछ आया हो, कुछ याद हो? ये सोच के शुरू करते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, हम ये मान के बिजनेस शुरू करते हैं कि दिस विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस सिर्फ एक साल के लिए शुरू किया है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही एक बिजनेस शुरू होता है। कोई भी एंटिटी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो 2-3 साल 5 साल का सोच के नहीं करेगी, बोले यार ये तो अपने आगे तक चलाएंगे, कब तक चलाएंगे पता नहीं, लेकिन मेजोरिटी ईयर्स तक तो चलेगा। तो परपेचुइटी होगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, ये सोच के बिजनेस शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ गोइंग कंसर्न अप्रोच। इसलिए हम बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अकाउंट्स में कि इस साल जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल को ओपनिंग बैलेंस बनेगा। डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, असेट्स को राइट ऑफ करते हैं। ये सब आप यही तो सोच के कर रहे हो कि बिजनेस तो चलता रहेगा ना, कौन सा बंद हो रहा है। तो दैट इज द अजम्पशन, दैट इज कॉल्ड अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऐसे बोला हुआ है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो कंटिन्यूसली अकाउंट्स बनाते ही जाओगे और एक कट ऑफ डेट नहीं रखोगे तो एनालिसिस कैसे होगा?
तो आपको ना एक टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा जितने टाइम पीरियड के बाद नए अकाउंट्स शुरू होंगे जीरो से। अब वो टाइम पीरियड जो है वो ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। इन जनरल प्रैक्टिस हम लोग ईयरली अकाउंट्स बनाते हैं। तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च एक पूरा साल जो है हम अज्यूम करके चलते हैं, दैट इज आवर फाइनेंशियल ईयर। अगले साल से 1 अप्रैल से फिर नया हिसाब शुरू हो जाता है। तो एक तो आपको कट ऑफ डेट रखनी पड़ेगी जहां के बाद हम फिर से नया हिसाब शुरू करेंगे, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना नेसेसरी है, तभी तो कंपैरिजन भी हो पाएगा कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक और कंसेप्ट इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में भी कुछ इफेक्ट असेट साइड पे आएगा तो कुछ लायबिलिटी साइड पे भी आएगा। तो डुअल इफेक्ट वाले कैलकुलेशन पे हम अकाउंटिंग में चलते हैं, ये एक पॉइंट है। इसके बाद बात हो रही है कॉस्ट कंसेप्ट की। यहाँ पे बोल रहे हैं assets are recorded in the books at the price paid to acquire them, not at their correct or the current market value. This ensures objectivity and reliability. हम लोग assets को बैलेंस शीट में हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं, और बार बार हम रीवैल्यूएशन नहीं करते। नाउ दिस इज लाइक, इसके दोनों साइड्स हो सकते हैं, एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रियल कॉस्ट है वो आपको बैलेंस शीट में दिखती है कि आपकी जेब से पैसे कितने लगे। डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखता है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट साइडलाइन हो जाता है, करंट मार्केट वैल्यूएशन साइडलाइन हो जाती है। तो जो बैलेंस शीट में दिख रहा है और जो रियल वैल्यू है उसमें फर्क हो सकता है कि भाई आपने जमीन खरीदी थी 5 साल पहले, उसकी वैल्यू तब 10 लाख रुपए थी, तो आपने बुक्स में उसको 10 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया। अब लैंड डेप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं, तो 5 लाख की 5 लाख पे दिख रही है, बट वही जमीन अगर आज आप बेचने जाओगे तो मार्केट में उसकी वैल्यू आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी दिख सकती है, डिपेंडिंग कि आज करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो बहुत बार कॉस्ट और जो रियल मार्केट प्राइस है वो दोनों चीजों में फर्क होता है, तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको फील हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट कम वैल्यू पे दिख रही है जबकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ये कंडीशन। चलो आगे बढ़े। रियलाइजेशन और द रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। इसमें बोला हुआ है कि रेवेन्यूज आपको तभी रिकॉर्ड करने चाहिए जब एक्चुअली में वो अर्न हुए हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वैसा है तो कमाई जब होगी तब रिकॉर्ड करेंगे, और खर्चा जब पता चल गया कि लॉस होने वाला है तो पहले उसकी एंट्री कर देंगे, वैसा है। दैट इज द रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। इनकी लैंग्वेज भी देख लो। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज अर्नड, नॉट जस्ट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। एंश्योर्स प्रॉफिट आर नॉट ओवरस्टेटेड। प्रॉफिट्स सही लेवल पे दिखने जरूरी है। अगर बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिख रहा है जो एक्चुअल में अभी तक हुए नहीं है तो फिर वो करेक्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट नहीं करेगा। तो उस इंटेंशन से बात बोली हुई, वैसा देखो एग्जांपल में दिया हुआ है, इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹1 लाख, द सेल इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली। क्रेडिट पे गुड्स बेचा मतलब पैसा अभी आएगा कि बाद में आएगा? बाद में आएगा, ठीक है। उधार में बेचा है आपने, तो सेल आज रिकॉर्ड करते हो या जब पेमेंट आएगा तब रिकॉर्ड करोगे? सेल कब रिकॉर्ड करते हैं? आज क्रेडिट पे सेल किया है तो सेल्स की एंट्री आज करोगे या कैश रिसीव होगा तब करोगे? आज ही करेंगे ना। तो ये है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। कैश का वेट नहीं करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे या रिसीवेबल बेसिस पे अपन एंट्री कर सकते हैं। ये अगर अपना कैश अकाउंटिंग वाला सिस्टम होता तो जब कैश आएगा तब एंट्री दिखाएंगे, तब तक कोई इफेक्ट नहीं। तो एक अक्रूवल कंसेप्ट होता है और एक कैश कंसेप्ट होता है। ये अक्रूवल वाला कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन, वैसा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में बोला है कि अगर आप रेवेन्यू शो कर रहे हो पीएनएल में तो फिर आपको सामने उसको कमाने के लिए किए गए एक्सपेंस भी शो करने पड़ेंगे, और अगर एक्सपेंस शो किया है तो इनकम भी शो करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है इनकम दिखाए और खर्चे नहीं दिखाए, या सिर्फ खर्चे दिखाए इनकम छुपा दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि एक तरफ अगर इनकम दिख रही है दूसरी तरफ एक्सपेंस जो है वो भी दिखना चाहिए, तो ये कंडीशन होगी। अक्रूवल कंसेप्ट ऊपर बात हुई गई, इनकम और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होंगे जब वो जनरेट होंगे या इनकर होंगे। कैश वाला पार्ट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, कैश नहीं भी आया तो भी हम इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेम ही बात है। चलिए अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़ी, जो अकाउंटिंग अभी रूल्स आपने देखे, उन्हीं में से कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो डिराइव किए गए हैं, और इसमें भी अपना अपना कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट बोला है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, जो चीज जिस लेवल पे चल रही है उसी लेवल पे मेंटेन रहे, बार बार हम बहुत फ्रीक्वेंट अननेसेसरी चेंजेस ना करें। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, कि यार ये हमेशा से ऐसा ही है और ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही आगे भी चलेगा, उसी चीज को अपने कंसिस्टेंसी बोलते हैं। नॉर्मल लाइफ में कंसिस्टेंसी जो है वो आपके काम में भी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। भाई आपकी अभी आपकी स्टडीज की एज है तो भाई पढ़ाई लिखाई को लेके बोलते हैं भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करो,
हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अब 4 दिन आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, फिर अगले दिन लेके बैठे आज 16 घंटे पढ़ेंगे, होने नहीं वाला है। लेकिन यही अगर आपने रोज 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा होता तो कभी आप पे बर्डन ही नहीं आता। तो आपको हमेशा बोलते हैं कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और पता है जो चीज जितनी सिंपल होती है ना, एग्जीक्यूट करने में उतनी डिफिकल्ट लगती है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट सिंपल थिंग टू डिस्कस बट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एग्जीक्यूट। मतलब हर रोज टाइम पे उठो, टाइम पे अपना काम करो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खा लो, जितना हर रोज खाते हो उतना ही खाओ, हेल्थ वाइज ध्यान रखो, वो सब चीजें होती है। ओवर ईटिंग और ये सब चीजें नहीं करनी है, अपना काम रोज के रोज करना है। बहुत बेसिक सी बात है, हर रोज एक टाइम पे उठना है, हर रोज दिन में 4 घंटे पढ़ना है, हर रोज ये टाइम पे खाना खाना है, इतने घंटे की नींद लेनी है। बहुत टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन पे आता है तो हो पाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने हर दिन अपना एक जैसा रूटीन फॉलो नहीं हो पाता। हर रोज 4 घंटे पढ़ाई करनी तो हर रोज 4 घंटे हो पाती तो बात ही अलग थी। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ना वो चैलेंजिंग है। और वो पता है वो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। आप अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपने रूटीन को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आपका मेंटली खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, वही कहीं ना कहीं आपकी जो भी आगे जाके अचीवमेंट है वो डिसाइड करता है। जो लोग बहुत हाईली कुछ अचीव करके बैठे हैं लाइफ में वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। आप देख लो कोई भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी देख लो, अब विराट कोहली देख लो, अब जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है वो बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। वो डेली की प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है, जो अपना डाइट का ध्यान रखना है वो रखना है। आप कितनी बार इनके इंटरव्यूज देखो तो वो लोग बहुत बार बोलते भी हैं। और विराट कोहली के इंटरव्यूज देखना, बोले यार मेरे को खाने पीने का बहुत शौक था, एकदम ऐसे फूडी पर्सन है। तो बोले दिल्ली का हूँ तो खाने पीने का बहुत शौक है, छोले भटूरे ये सब, तो बोले बटर चिकन तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। बोले जितना चाहिए आने दो, मीठा कितना खा रहे कोई कंट्रोल नहीं। अभी सेट की बोले मैं आईपीएल में सिलेक्ट हुआ, मैं पहला सीजन खेला, फिर इंडियन टीम में आया। बोले मैं आईने में अपनी शक्ल देख रहा हूँ, पहला सीजन बोले मेरा आईपीएल का बहुत खराब गया था। तो आई थॉट के बोले अगर जिस लेवल पे मैं खेल रहा हूँ, जिस टूर्नामेंट में मैं खेल रहा हूँ, बोले जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसे मेरी फिटनेस है, तो बोले ऐसी फिटनेस और ऐसे लुक के साथ तो मैं डिजर्व नहीं करता कि मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। अगर मुझे इसमें बने रहना है तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस पोस्ट के लिए लायक हूँ। बोले उसके बाद बोले मैंने अपने डाइट पे काम किया, अपनी फिटनेस पे काम किया, बोले अपने रूटीन पे काम किया और ये डिसिप्लिन बनाया कि ये करना है और ये नहीं करना है। उसके बाद बोले जब चीज़ें खानी छोड़ दी, वो बोले बचपन से खाता रहा था, फेवरेट था, वो छोड़ दिया, क्योंकि जो सामने मिल रहा है ना उसके लिए मैं क्विट कर सकता हूँ। तो उस तरीके का एक वो डेडिकेशन और वो डिसिप्लिन जिन लोगों में आ जाता है ना, उनके लिए फिर वो लिमिट नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकते हैं। और ये चीज अपने ऊपर है कि अपन खुद के बारे में कितना सोचते हैं, खुद पे कितना काम करते हैं और उन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन कितना एफर्ट करने के लिए रेडी है। और कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है और आप ये सोच रहे हो कि यार हम सब कुछ कर लेंगे, मतलब विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग वी विल अचीव एवरीथिंग, दैट इज इम्पॉसिबल। वो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ना प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइफ में टाइम बहुत लिमिटेड है, करने को 100 चीजें हैं, बट आपके लिए वो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको डिसाइड करना है। और जो चीज अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पीछे रखना बहुत जरूरी है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू दोज थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। अभी आपके इस एज ग्रुप में इस टाइम पे करियर आपकी सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है, क्योंकि बहुत कम साल होते हैं, 2-3 साल। अब तो ऐसा हो गया कि देखो पढ़ाई शॉर्ट हो गई है, फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम बहुत फास्ट हो गया है, जमाना तेज है, हर चीज जल्दी अचीव करनी है। और जितनी लाइफ फास्ट हो गई है ना, वो हर चीज पे वो इम्पैक्ट दिखता है। पहले के टाइम पे जब पढ़ाई लिखाई भी लोग करते थे, सीए का कोर्स कर रहे हैं, सीएस का कर रहे हैं, तो एवरेज था कि 5 साल देने हैं, तो 5 years वॉज लाइक अ वेरी बेसिक स्टैंडर्ड। अब आज किसी को बोलो 5 साल, तो उसको लगता है 5 साल बहुत ज्यादा नहीं हो गए, ऐसे 15-20 साल का गैप हो ना, वैसी फीलिंग आती है यार 5 साल के बाद तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, हम यही कर रहे होंगे, वो फीलिंग आती है। उसका रीजन ये है कि चीजें बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है। आज आप देखो 5 years बैक जाके जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे और आज जो टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें फर्क है या नहीं? कितना फर्क है? माइनर डिफरेंस है कि ड्रास्टिक फर्क है? ड्रास्टिक है, बहुत बड़ा चेंज आ गया। अभी तो एआई और ये सब आ गया, जेमिनाई आ गया, क्लॉड आ गया, चैट जीपीटी आ गया। 5 साल पहले तो गूगल ही करते थे, अब गूगल पे एक एक पेज खोल के पढ़ते थे, कौन सा आर्टिकल सही है कौन सा गलत है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जेमिनाई आपको उसका समरी करके पूरा देता है, लो मैंने पूरा शॉर्टकट बना के दे दिया, ये पढ़ लो, ये आंसर है। अपने को लगता है भगवान है, वो है तो वो भी सॉफ्टवेयर ही, लेकिन अपने उसको इवेल्युएट वैसे कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही है, तो आपके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। अब स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी ऐसा होगा कि यार 5 साल कौन देगा, फिर अटेम्प्ट लग गया तो 6 हो जाएंगे, 6.5 हो जाएंगे, नहीं करना है। इंस्टीट्यूट्स को ये बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये रियलाइजेशन है, उनको भी है जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। यार बात तो ठीक है, अब जमाना तेज हो गया है, 5 साल तक कौन पढ़ाई करेगा? अच्छा आपके कोर्स में देख लो, अब स्टडी ड्यूरेशन कितना हो गया, 2.25 साल। अब अभी जो जून वाले स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए 2.25, अक्टूबर वालों के लिए 2.5 साल। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ये बात को समझ रहा है कि हमें भी टाइम के साथ चलना है। तो जो स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके अंदर ही उसकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाए तो उसको मोटिवेशन भी आएगा
लेकिन 3 साल का ग्रेजुएशन और 5 साल की प्रोफेशनल डिग्री तो सुन के मन नहीं करेगा। 5 साल में तो बिजनेस सेटअप हो जाता है। हाँ, बहुत चीजें हो जाती है, पर अब बिजनेस के लिए भी नॉलेज चाहिए, ये भी पॉइंट है ना। अभी आप जिस स्टेज पे हो ना, जनरली आपकी एज में जो लड़के आते हैं उनके दिमाग में वही होता है, 12th खत्म करते हैं सीधा बिजनेसमैन ही बन जाऊंगा। अरे भाई, बिजनेस में 100 चीजें होती है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट एक होता है ना, 2 चीजें हैं। अगर आपको उस ट्रैक पे जाना है तो आइदर यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, जहाँ पे आपने बचपन से अपने पेरेंट्स को बिजनेस करते हुए देखा है, आप उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हुए एंड यू नो कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। एंड अगर आपको बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपको ऐसा है कि यार नहीं मुझे भी करना है, तो देन यू नीड टू टेक अ फॉर्मल एजुकेशन फॉर दैट। आप सीख लो ना, मैं भी वैसे ही सीखा हूँ। मेरे फादर का टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो उनको देखा है काम कैसे होता है, तो एक वो बिजनेस करने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सब चीजें घर में देखी थोड़ी बहुत आ जाती है, बट टेक्निकली गिनती तो आती नहीं, अपने को कॉस्टिंग निकालनी नहीं आती, अपने को टैक्स गिनना नहीं आता, अपने को अकाउंटिंग नहीं आता। अब ये सब कहाँ से सीखूंगा, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं। तो भाई सीए में जैसी डिग्री अगर कर रहा हूँ तो उसमें मुझे ये चीजें एज अ सब्जेक्ट सीखने को मिली, जैसे आप पढ़ रहे हो। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यहाँ पढ़ोगे वो रियल लाइफ में भी तो काम आएगा। कॉस्टिंग सीखोगे तो काम आएगा, टैक्सेशन पढ़ोगे काम आएगा, कंपनी लॉ पढ़ोगे तो काम आएगा, स्टॉक मार्केट का पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में कुछ करना होगा तो काम आएगा। तो ये जो आप नॉलेज ले रहे हो ना, ये प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। एंड यू विल फील कि यार मैंने कुछ सीखा, और जो सीख रहे हो ना उसकी डिग्री मिल रही है। लोग मार्केट में जाके धक्के खा के सीखते हैं, नुकसान करके सीखते हैं, पूछ पूछ के बात कर करके सीखते हैं। आप उसको फॉर्मली सीख रहे हो एक डिफाइंड सिलेबस के थ्रू, और इस चीज का आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ। आपके पेरेंट्स ने अगर धक्के खा के बिजनेस सीखा होगा तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको उस चीज का एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। दैट इज अ वैलिडेशन कि भाई आपको ये चीज आती है, तो वो प्लस पॉइंट है, कोई उसमें नुकसान नहीं। बट इस पॉइंट पे क्या नहीं करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस चीज को प्रायोरिटी देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा कोई बहुत ओवरबर्डन नहीं है। आज 2.25 साल 2.5 साल अगर आपको कोई डिग्री देने में मिल रहे हैं तो ये बहुत नॉमिनल टाइम है। कोई भी चीज को सीखने में और कोई भी चीज में एक्सेल करने में 3 साल का टाइम तो एवरेज जाता है। ह्यूमन माइंड की भी एक कैपेसिटी है, धीरे धीरे सीखता है, प्रैक्टिस करता है, तब इवॉल्व होता है, तो उतना टाइम तो जाता ही है। और ग्रेजुएशन के अंदर अंदर अगर आपकी चीज खत्म हो रही है तो दिस इज मोर देन इनफ। बट इस पॉइंट पे आपको जो बाकी एक्टिविटीज है ना, उसको आपको कंट्रोल करना है, लिमिट करना है। ऐसा नहीं है कि और कुछ करना नहीं, बस पढ़ाई करनी है। बट प्रायोरिटी ये है, आपका हर रोज का काम खत्म हो जाए पढ़ने का, उसके बाद जो आज बचे आप करो ना। तो आपको कोई और एक्टिविटी करनी है, कोई स्किल सीखना है, किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को और कुछ सीखना है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई मना नहीं कि आप नहीं कर सकते। बट अगर आप ये छोड़ के वो करने जाओगे तो फिर आपने अपनी प्रायोरिटी गलत सिलेक्ट कर ली। साइड एक्टिविटी, हॉबी इज हॉबी, मेन एक्टिविटी ये है, तो आपको इसको पहले टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज थ्रू आउट योर नेक्स्ट 3 years आपसे एवरेज दिन का 8 घंटा मांगती है मैक्सिमम, उससे ऊपर का टाइम नहीं जाने वाला है। और मुझे लगता है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप उसको वैसे देखो तो। आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट क्यों सोच रहे हो, नाउ यू आर गोइंग इनटू अ प्रोफेशन। एक इंसान जो प्रोफेशनल है वो दिन में कितने घंटे काम करता है, या जिसका बिजनेस है दिन में कितने घंटे काम करता है ऑन एन एवरेज? 8 से 10 घंटे। 8 घंटे तो मिनिमम हो गया, उससे कम काम करेगा तो घर नहीं चलेगा। तो 8 से 10 घंटे तो एवरेज काम करता है। अब 12th स्टैंडर्ड के बाद आपका भी वो फेज है कि 8 से 10 घंटे आपको भी काम करना है। दिस इज योर वर्क, दिस इज योर प्रोफेशन। अब इस पे आगे आपका काम चलने वाला है, तो यू हैव टू बी सीरियस। अब वो स्कूल के बच्चों की पढ़ाई नहीं है ये कि फॉर्मेलिटी है, करनी है, सब कर रहे हैं। भाई अपन ने सिलेक्ट किया है, अब ये अपना फुल टाइम काम है, तो 8-10 घंटे अगर इस चीज के लिए दिन में देने पड़े, तो जैसे बाकी दुनिया अपने काम में टाइम देती है, आप भी दो। उसके अलावा जो बाकी 16 घंटे हैं वो आपके। अब उसमें 8 घंटे की नींद ले लो और बाकी 8 घंटे आपके। आपको जो करना है करो। तो आप जितना सॉर्टेड रखोगे ना इस चीज को, उतना अच्छा रहेगा। और प्रायोरिटी सिलेक्ट करके रखोगे तो आप गोल से हटोगे नहीं। तो डिसिप्लिन रहना, एवरेज लेवल पे डेली काम करते रहना, बहुत सिंपल बात है, बट एग्जीक्यूशन में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि खुद को रोज समझाना पड़ता है कि नहीं यार ये मेरा काम है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। और एक बार अगर इस गोल पे अगर आप चल पड़े हो तो कभी भी ना सेकंड थॉट्स नहीं रखने चाहिए। कितनी बार लोग होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, देखते हैं आगे करना है कि नहीं करना है, फिर ये करते करते 4 ऑप्शन और माइंड में आ रहे हैं। अगर आप ऐसा खुद को कंफ्यूज रखोगे तो कोई गोल लाइफ में अचीव नहीं होगा। ये सीएस तो अलग चीज है, और भी कुछ करोगे। और अगर आप हमेशा डबल माइंड में रहोगे ना, यार इसके बदले वो कर लेते, अभी भी होगा कि नहीं पता नहीं, तो कैसे होगा। पूरा डेडिकेशन ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो जब एक गोल पकड़ लिया ना, तो अब ऐसा है कि 2.5 साल तक इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी होगा खत्म करके रहेंगे। तो उतना आप रखोगे तो ही फिर वो चीज का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वैसा तो ये सब चीजें यहाँ पे भी इम्पैक्ट करती है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत नेसेसरी, ये बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस अप्रोच। सेम बात, प्रॉफिट्स पहले से रिकॉर्ड मत करो, लॉसेस की पॉसिबिलिटी है तो प्रोविजनिंग करके चलो। ये चीज है, प्रॉफिट जब होगा, इनकम जब सर्टन हो जाएगी कि आने वाली है तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन खर्चा प्रोबेबल है तो भी एक प्रोविजनिंग करके चलो कि यार कहीं अचानक से खर्चा आ गया तो क्या करेंगे। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या बोला उसमें। पहली लाइन में बोला है
एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रॉफिट्स पहले से एंटिसिपेट मत करो जब तक श्योरिटी ना हो जाएगी कमाने वाले हैं, लेकिन लॉसेस अगर आपको थोड़ा भी चांस लग रहा है कि नुकसान हो सकता है तो प्रोविजन बना के चलना चाहिए, वो अच्छा होता है। वैसा ये चीज है, इससे क्या है ना, कभी भी रिस्क नहीं रहता उतना, उसको ध्यान रख के चलना। चलिए अगला पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो सारे फैक्ट्स ना ट्रांसपेरेंसी से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करने चाहिए। शेयर होल्डर से चीजें छुपाओगे तो बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। दैट इज द स्टोरी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटीरियलिटी का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। समथिंग विच इज मटीरियल इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, एंड समथिंग विच इज इमटीरियल मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ठीक है, और टर्नओवर होगा आपका साल का 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ टोटल सेल, उतना। तो दिस इज अ स्मॉल बिजनेस, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं माना जाएगा। अब आपके अकाउंट्स में 1 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, कैश गायब है, कुछ इधर उधर है, तो क्या ये 1 लाख रुपए आपके लिए बड़ी बात है या छोटी बात है? आप बोले ठीक है 1 लाख कौन सी बड़ी बात है ना भाई, 50 लाख का बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट होता होगा 8-10 लाख, उसमें 1 लाख रुपए का घपला है, तो 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट है क्या? वो मटेरियल है या नहीं? ऑब्वियसली है। तो मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। अब यही बिजनेस में मान लो 1500 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अब ये 1500 रुपए कितने इंपॉर्टेंट है? 1 लाख जितने इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे यार 50-60 लाख 70 लाख का टर्नओवर है, 10-12 लाख का प्रॉफिट है, अब 1000-1500 का हिसाब नहीं मिल रहा है तो हो सकता है। अब इतने में कहाँ मैं ढूंढने बैठूं? अब आप 1-1 रुपया मिलाने पे तुले हुए हो कि नहीं 1 रुपए का भी गलती नहीं हो सकती। अरे हो सकती है भाई, नहीं समझ आ रहा कहाँ खर्चा हो गया, क्या हो गया, कौन सी एंट्री रह गई, 1500 रुपए में क्या लूट जाएगा, जाने दो, बात समझ आ रही। बट 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, कहाँ चला गया, चेक करो, इतनी गलती कैसे हो सकती है, बात समझ आ रही। तो एक चीज मटीरियल है, एक चीज इमटीरियल है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देखिए आपने, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ टर्नओवर है, 80 लाख करोड़, उसमें मान लो 5 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा पूरे 80 लाख करोड़ में। कितना इंपॉर्टेंट है 5 लाख? मुकेश अंबानी को फर्क पड़ता होगा? उनकी 150 सब्सिडरीज में किसी एक कंपनी में 5 लाख रुपए का हिसाब समझ ही नहीं आ रहा, ऑडिट सब कर लिया, या टोटल समझ लो सारी कंपनीज में मिला के 5 लाख रुपए का हिसाब इधर उधर है, तो उनको फर्क पड़ेगा? अच्छा इधर उधर होता होगा कि रूपी टू रूपी टैली होता होगा? 150 कंपनियां, उसके अंदर 40,000 एम्प्लॉय, 80 लाख करोड़ के अकाउंट्स हर साल के, 1-1 रुपए का हिसाब होता होगा? है पॉसिबल? सोचो आप उतने बड़ा बिजनेस चला रहे हो, आप अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चलाओगे ना, खुद अकाउंट्स मेंटेन करोगे ना, तो भी 2-4 हजार का हिसाब भूल जाओगे। तो आपको लगता है 80 लाख करोड़ में ऐसा 1-1 रुपए का हिसाब टैली होता होगा? चोरी होती होगी कि नहीं होती होगी? पक्के के अकाउंट से तो भी चोरी होती होगी। कहाँ कोई बोगस बिल बना दिया, कुछ कर दिया, छोटी मोटी चोरी तो होती होगी। बट पता है वो जो उस लेवल पे काम कर रहे हो क्या सोचेंगे, बोले यार 80 लाख करोड़ का धंधा है मेरा 1 साल का, ठीक है, उसके अंदर हम 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का भी हिसाब अगर इधर उधर होता है इन टोटल, किसको फर्क पड़ता है? बात क्लियर हो रही है? वो विजन देखो ना, 50,000 करोड़ रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें से 1 करोड़ गायब है, क्या ईश्वर? वो 1 करोड़ भी उनके लिए मटीरियल नहीं है, लेकिन अपने लिए तो अपनी टोटल वर्थ 1 करोड़ से कम होगी, समझ आ रहा है? तो किसी के लिए 500 रुपए भी मटीरियल हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी विच इज इंपॉर्टेंस। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका रेफरेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए, और जो चीज इमटीरियल है, छोटी मोटी है, उस पर नहीं ध्यान दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज मटीरियल एंड व्हाट इज नॉट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब केस टू केस डिपेंड करता है भाई। किसी के लिए, अब किसी का 500 रुपए का नोट खो गया, कोई बोलेगा चल जाने दे यार, क्या कर सकते, खो गया तो खो गया। अब आपका 500 रुपए खो गया तो कहीं ना कहीं, फ्रेंड ठीक है ना, ठीक है, 500 रुपए का नोट खो गया तो किसी के लिए होगा क्या, चलो जाने दे। पर एक बहुत ही ऐसा पुअर पर्सन है जिसकी डेली इनकम ही 500 रुपए, समझो वेजेस वाला वर्कर है, उसके 500 रुपए खो गए तो वो बेचारा रो रो के पागल हो जाएगा, बोले पूरे दिन की कमाई चली गई। बट जो उससे वेल टू डू होगा उसके लिए शायद 500 रुपीज, हाँ दुख होगा कि यार पैसों का नुकसान हो गया, बट उतना बड़ा भी नहीं होगा जितना उसको होगा। तो किसी के लिए 500 रुपए की वैल्यू पूरे दिन की कमाई के बराबर है, और किसी को उतना फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज मटीरियलिटी, सब्जेक्टिव होगा वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। It states that all accounting transactions should be recorded based on the verifiable and reliable evidences. जो भी अकाउंट्स में आप नोट करते हो उसका प्रूफ होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। हम लोग ना जैसे सीए कर रहा था तो हम लोग ऑडिटिंग के लिए जाते थे, तो जितने भी मतलब हम जहाँ आर्टिकलशिप कर रहे थे तो उनके जो क्लाइंट्स थे
उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए पहले हमको ही भेजते थे, इंटर्न्स को, ट्रेनीज को, और सीनियर एम्प्लॉयज भी होते थे, वो भी साथ में आते थे, हमको सिखाते थे। मतलब मजदूरी से शुरू होता है कि भाई मजदूरी वाला काम वो हमसे ही कराते थे कि भाई ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये बैलेंस मिलाओ, ये चेक करो। तो जीरो से स्टार्ट करोगे तो ही सीखोगे ना कि भाई एग्जैक्टली फिर काम कैसे होगा। तो ये सब चीजें हम लोग जनरली जब चेक करते थे तो हर चीज का एविडेंस ढूंढने के लिए बोला जाता था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ना, उसका बिल मांगो, इनवॉइस मांगो, एक्सपेंस प्रूव होना चाहिए, उसके लिए क्या रिकॉर्ड है अकाउंटेंट को पूछो। अब हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम भी देखते थे कि कंपनीज में काम कैसे चलता है। अब जो अकाउंटेंट था ना, जैसे कैश में खर्चे होते हैं, अब बोले नहीं कंपनी है, हम तो कैश पे करते ही नहीं है, तो 100% नॉन कैश में काम चलता नहीं। आप बोले नहीं हम तो हर चीज का चेक इशू करते हैं, तब गूगल पे, पेटीएम कम चलता था, तो बोले कैश इशू मतलब चेक इशू करते हैं। अब आप सोचो भाई इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, छोटे बड़े खर्चे होते हैं, स्टेशनरी से सामान मंगवाया है, ठीक है, प्रिंटिंग का और ये सब चीजें, स्टेपलर है, ये सब चीजें मंगाई है, अब स्टेशनरी का बिल हुआ 400 रुपये, उसको चेक दोगे? स्टाफ के लिए ना फरसान मंगवा लिया, खमन लोचा मंगा लिया, उसका बिल हो गया 500 रुपये, अब खमन की दुकान वाले को चेक बना के दोगे? बोले नहीं हमारी तो कंपनी, हम तो चेक ही देते हैं। अरे बोले भैया कहाँ 500 रुपये के लिए मैं चेक भरने जाऊंगा, कल आपको चेक पास नहीं हुआ तो लोचा तो आपने आज खा लिया, कल इसमें लोचा हुआ तो क्या करूंगा मैं? समझ आ रहा है? तो इतने के लिए थोड़ी ना चेक दोगे। ऑटो रिक्शा से किसी को बुलाया, ऑटो का किराया देना है 60 रुपये, आप चेक बना के दे दो 60 रुपीज ऑटो रिक्शा, बोलेगा क्या कर रहा है 60 रुपये के लिए, क्या बैंक जाऊंगा क्या चेक भरने? तो वहां तो कुछ तो कैश देना पड़ेगा। अब क्या कंपनी में, अब देखो कैश का जहां हिसाब खुला छोड़ दिया वहां तो फिर घपला होता रहेगा। समझ आ रहा है? अब तो फिर क्या है, कैश दे दिया अगर संभालने के लिए, तो कैश के खर्चे फालतू के कर करके कैश सारा उड़ा दिया। अब कैशियर को पूछ रहे भैया कैश कहाँ चला गया, अरे सर यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, कहाँ याद रहता है? अरे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? समझ आ रहा है? तो फिर वो लोगों ने सिस्टम क्या बनाया हुआ था कि जब भी अकाउंटेंट किसी को कैश में कुछ भी पे करेगा या कैशियर कुछ भी कैश में पे करेगा तो एक कैश वाउचर बनाएगा। कैश वाउचर का मतलब रसीद बनाएगा जिसमें लिखेगा कि भाई ऑटो रिक्शा वाले को 100 रुपया दिया था इस तारीख पे इस रीजन से, नोट में लिखा कौन आया था भाई ऑटो में, क्यों दिए थे 100 रुपये, बोले सामान मंगवाया था तो 100 रुपये किराया दिया था। अब वो लिख के रखना पड़ेगा। अच्छा उसमें ऐसा था कैश वाउचर के साथ अगर किसी चीज का बिल अवेलेबल हो तो बिल अटैच कर दो। अब स्टेशनरी में भेजा प्यून को, बोले जा ये सारा लिस्ट में सामान लेके आओ, तो स्टेशनरी वाला तो बिल दे सकता है ना, तो स्टेशनरी वाले को बोलेंगे भैया बिल बना दो, कंपनी का है तो मुझे वहाँ हिसाब देना पड़ेगा, तो स्टेशनरी का बिल कैश वाउचर के साथ स्टेपल करके अटैच करके रखा होगा। अब हम जब ऑडिटिंग करते हैं, हिसाब चेक करते हैं, भाई स्टेशनरी बिल 400 रुपये, पीछे इनवॉइस लगा हुआ है, कैश में दिया था, चलो समझ आया। अभी ऑटो रिक्शा का 100 रुपये, ऑटो वाला बिल बना के देगा, बिल बुक लेके घूम रहा है 100 रुपये, पर वो अंडरस्टूड है कि चलो 100 रुपया हुआ होगा, इतना होता भी ऑटो किराया, अब इसका बिल नहीं है लेकिन वाउचर तो है। अब अकाउंटेंट और कैशियर को पता है कि हर कैश ट्रांजेक्शन का वाउचर बनाना पड़ता है, तो उसको मालूम है कि लास्ट में जब ओनर हिसाब मांगेगा तो दिखाना पड़ेगा कहाँ कौन सा खर्चा हुआ। तो अगर मैं कुछ फ्रॉड करूंगा तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है, तो फ्रॉड कर भी रहा होगा तो 50-100 का कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। पेट्रोल का कन्वेंस देते हैं स्टाफ को, तो उसको बोलते हैं पेट्रोल वाला से बिल बनवा के ला, पेट्रोल पंप वाला तो बिल देता है। देखना पेट्रोल पंप पे बहुत बार लोग फेक बिल बनवा रहे होते हैं, देखा है कभी आपने ऐसा? जितने कंपनी, अब आपको ये सब चीजों का अभी तक पाला नहीं पड़ा इसलिए ध्यान नहीं जाता, जितनी बार ये कंपनी के स्टाफ वाले होते हैं जिनको कन्वेंस मिलता है कि ऑफिस में बिल जमा करा दो पैसा ले लो, वो लोग पेट्रोल पंप वाले को जाके बोलते हैं भैया तू बिल बना देना यार, 200 का पेट्रोल बनवाया 500 का बिल बना के दे दे। पेट्रोल पंप वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 बोलो 5000 बोलो बना के दे देगा। रीजन बीइंग 90% लोग पेट्रोल पंप वाले से बिल नहीं लेते। आप लोग लेते हो, पेट्रोल भरवाते हो, बिल मांगते हो? नहीं मांगा, सेल तो हो ही रहा है उसका। अब उसका दिन का सेल हो रहा है 5 लाख रुपए का, 5 लाख के बिल तो उसने इशू ही नहीं किए, तो 90% लोग बिल मांगते नहीं है। अब किसी कस्टमर ने आके 500 का पेट्रोल भराया और उसको बोला मेरे को 2000 का बिल दे दे, तो उसको कहाँ फर्क पड़ रहा है? 5 लाख में से वैसे भी 90% लोग बिल नहीं बनवा रहे, तो उसने तो बेचा ही है ना, लेकिन बिल तो बनाया नहीं। अब किसी ने ज्यादा अमाउंट का बिल बनवा भी लिया तो क्या फर्क पड़ा? तो बहुत बार ना लोअर लेवल स्टाफ ये करता है, जिनको कन्वेंस मिलता है ना, 100-200 का बिल एक्स्ट्रा बनवा लेते हैं, ऑफिस में रख के पैसा ज्यादा उठा लेते हैं, चलता रहता है ये सब चीजें। अब कितना आप ट्रैक कर लोगे? अब वो एम्प्लॉय को आप बोल रहे हो तूने ज्यादा बिल बनवाया होगा, तो बोले सर चलो आ जाओ पेट्रोल पंप वाले से बात कर लो, ठीक है, उससे पूछ लो कितने का भरवाया था। अब यार जितने का बिल बनवाया उतने का पैसा दे दो। तो यहाँ पे भी छोटा मोटा फ्रॉड चलता रहता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते वैसा। तो ये सब चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिवली काम होता है। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं ना उसके साथ रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा वैसा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब थोड़ा बहुत रिपीटेशन भी है, वही दिख रहा है, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, सब सेम है। हाँ, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में रखा भी नहीं है, ये रिपीटेशन है। इसके बाद आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप जानते हो, बना चुके हो इतने सारे, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुंचे आप। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब वही जो 12th में बना के आए हो ना, सारा एग्जैक्टली वही है।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेड पॉइंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी, सिंपल, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड। अपने जो अभी रिपोर्ट देख रहे थे कल, तो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर प्रेजेंटेशन था। फिर रेलेवेंस, रेलेवेंट हो, आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो, चीजें समझ। रिलायबल, करेक्ट, ट्रू। और कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मतलब अगर आपको किसी और एंटिटी से कंपेयर करना हो तो दो एंटिटीज के स्टेटमेंट्स कंपेयर करना पॉसिबल होना चाहिए। सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो ये चीज पॉसिबल होती है। ये सिंपल स्टोरी है, ऐसे ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये तो बात हो ही गई ना, ठीक। यहाँ पे बोला है कि जितना अकाउंटिंग पॉलिसीज हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगा। जैसे अब डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड्स होते हैं, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, तो स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो करो तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना काफी इजी रहता है। तो ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है? इसमें भी रिपीटेशन है। ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट हो वैसी पॉलिसी सिलेक्ट करो। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म देखा अपन ने, मटेरियलिटी की बात की, कंसिस्टेंसी की बात की, और बोले लॉ एंड स्टैंडर्ड्स के साथ जो चीज कंप्लाई करे वो। इनकम टैक्स एक्ट जैसा आपको अकाउंट्स मेंटेन करने को बोलता है, आपको वैसा करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट जैसा बोलता है वैसा करना पड़ेगा। तो लॉज और कंप्लायंसेस को फॉलो करना नेसेसरी होता है, ये ध्यान में रख के चलना है। चलिए आगे देखें। फिर बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस करना कितना जरूरी है, कितना सही है, कितना नहीं, वो समझो। तो इसमें सजेशन ये है कि जब बात कंसिस्टेंसी की हो रही है तो आप अननेसेसरी ना रिकॉर्ड्स में चेंजेस मत करो। जैसे आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आप इतने साल से एसएलएम डिप्रिसिएशन फॉलो करते आ रहे थे, अब कभी आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी वाले कंसेप्ट पे चले जाते हो, फिर डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ जाते हो विदाउट रीजन। तो इससे कंसिस्टेंसी खराब नहीं होती। हर साल प्रॉफिट में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, कभी कम दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है, कभी एक मेथड, कभी दूसरा। किसी ने पूछा है बार बार मेथड क्यों चेंज करता रहता है? बोले ऐसे बोर हो जाता हूँ, कुछ नया करने को चाहिए ना। तो एक साल एसएलएम से गिनता हूँ, एक साल डब्ल्यूडीवी से, दोनों मेथड याद भी रहती है और प्रैक्टिस भी होती रहती है। बोले कोई एग्जाम थोड़ी देना है। तो कंसिस्टेंसी का क्या? बोले प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता। बोले फर्क पड़ता है तो भी क्या, दोनों मेथड लीगल है ना। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बोलता है कि जब तक जरूरत नहीं, अननेसेसरी आप चीजों को चेंजेस मत करो। दिस इज द पॉइंट। और बोला है कि अगर आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो उसका कोई जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। कानून में कोई बदलाव हो गया, सरकार ने बोला कि ये मेथड फॉलो करो, आपने चेंज कर दिया, आपको लगा कि नहीं यार अब हम दूसरी मेथड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होगा, ऐसी कोई चीजें तो बात समझ आती है। बट विदाउट रीजन अननेसेसरी ऑल्टरनेट मेथड्स करते रहोगे तो उसे स्टडी करने वाले को भी कंफ्यूजन होगा कि इसके स्टेटमेंट्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो अच्छी पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट बोला, दैट इज कंसिस्टेंसी। अब ये मेजरमेंट और ये सब तो बेसिक है, जितना खर्चा हुआ है उतना ही रिकॉर्ड करोगे, नथिंग है, रखना पड़ता है थियरी में। मैं कंटेंट हटा नहीं सकता हूँ, जो है वो आपके सामने है, पर रिपीटेशन और बेसिक लेवल पे काफी कुछ चीजें चलती है। ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड इन अकाउंटिंग। चलिए देखें क्या बोला। सबसे पहले बोला ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है रिसोर्सेज या असेट्स। जो भी असेट आपने खरीदी है उसको सही वैल्यू में रिकॉर्ड करना। असेट्स क्या होती है ये सब आपने बैलेंस शीट में बनाया हुआ है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ उसमें। और दूसरा है इसके साथ, दैट इज द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ, उसमें पीएनएल वाली आइटम्स। तो ट्रेडिंग पीएनएल में जो दिखता है ना वो यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शंस में, और जो आपका बैलेंस शीट में दिखता है वो सब कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट्स में या रिसोर्सेज में। सिंपल स्टोरी शॉर्ट में ये है, अंदर की सारी बातें आपकी रिपीट चल रही है। इसका फिर कंपैरिजन में बताया ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स में फर्क क्या है। मुझे लगता है एग्जाम में कुछ थियरी पूछनी हो तो ये पॉइंट यूज हो सकता है, आप इसको टिक करके रख सकते है तो ऐसे बेसिक टॉपिक ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनाने हो तो फिर कुछ चाहिए ना कंटेंट। ये टेबल ही टिक कर लो, उससे आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन वाले आंसर ना थियरी पेपर्स में काफी रेलेवेंस रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोई तभी लिख सकता है जब उसको टॉपिक समझ आया है ना। डिफरेंस बिटवीन बिना अंडरस्टैंडिंग के लिखना पॉसिबल नहीं। कोई एक टॉपिक पूछूंगा ना तो कुछ ना कुछ पेज भर दोगे आप। कंपैरिजन पूछूंगा तो समझाना तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा। तो इंस्टीट्यूट को एक बार पता है तो बहुत बार वो लोग ना ऐसे डिफरेंसेस आपको पूछ लेते हैं वैसा। चलिए तो ये पॉइंट्स हुए यहाँ तक। और क्या वैल्यूएशन, हाँ ये लास्ट पार्ट ले लेते हैं, ये फिर एएस वाला पार्ट है वो कल से कराऊंगा। वैल्यूएशन प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, ये पेज पे जो है वो कवर कर लेते हैं। आपने ये सब पढ़ा भी होगा। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो चीज आपने जितने पे खरीदी थी उतने पे ही आप बुक्स में दिखाओगे वैसा। दूसरा है फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। फेयर वैल्यू मतलब उसकी आज की जितनी कीमत है उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करो।
तो उसमें कितनी बार रीवैल्यूएशन हम करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, दैट इज फेयर वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू प्रिंसिपल, रियलाइजेबल मतलब आज अगर आप ये एसेट बेच दो तो उसका आपको कितना पैसा मिलेगा, सेकंड में बिकेगी ऑब्वियसली, तो जो खरीदा था उससे कम ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन जो भी होगा वो दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल का मतलब है डिस्काउंटिंग करके। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी आपको पता चलेगा नहीं प्रेजेंट वैल्यू वाला, बिकॉज फाइनेंस का पार्ट है। प्रेजेंट वैल्यू में ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज से फ्यूचर में आपको कितना फायदा होने वाला है उसके बेसिस पे आप उसकी आज की कीमत लगाते हो, और ये एक बहुत बेसिक तरीका है किसी भी चीज की वैल्यूएशन करने का। अगर मैं आपको आज कोई भी चीज किसी भी प्राइस पे बेचूंगा तो हाउ विल यू डिसाइड कि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज महंगी है सस्ती है। मैंने बोला यार एक मोबाइल फोन है मेरे पास, वो मुझसे खरीद लो। बोले सर कितने का है? बोला 5 लाख रुपए। बोले 5 लाख रुपए, आप कैसे डिसाइड करोगे 5 लाख महंगा है या 5 लाख सस्ता है? आप ये देखोगे आपको उससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, फोन कितना चलेगा, साल 2 साल चलेगा, इसके 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं। अच्छा जो फोन आप दे रहे हो उसके फीचर्स या उसकी कंपनी या उसका ब्रांड भी तो इतना महंगा नहीं है, तो इतने पैसे तो बहुत ज्यादा हो गए। बात समझ आ रहा है? तो किसी भी चीज की फ्यूचर में कितनी यूटिलिटी है, आपको उससे कितना फायदा कितने साल तक मिलता रहेगा, उसके बेसिस पे आज आप उसकी कीमत तय करते हो कि इतना पैसा दूंगा तो मेरे को फायदा लगेगा, इससे ज्यादा दे दिया तो बहुत महंगा हो गया। समझ आ रहा है? और ये बेसिक रूल है जो अपने हर जगह अप्लाई करते हैं। वैसा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो वाले को रोक लिया, भैया यहाँ तक जाना है कितने पैसे लोगे? बोले 300 रुपये लूंगा। तो आप कैसे इवेल्युएट करते हो 300 रुपये कम है कि ज्यादा है? आप ये देखते हो यहाँ से डिस्टेंस कितना है। बोले क्या बात कर रहे हो, 5 किलोमीटर जाना है, 20 मिनट लगेगी, 5 किलोमीटर का 300 रुपये थोड़ी होता है। फिर अपन वैसे गिनती लगा रहे थे कि 1 किलोमीटर का इतना मांग रहा है, फिर अपन कंपेयर करते इतना तो उसका कॉस्ट नहीं लग रहा है, कॉस्ट लग भी रहा है तो पेट्रोल गैस जो भी लग रहा है उसके ऊपर कितना चार्ज कर लेगा। तो वैसे अपन इवेल्युएट करते तो लगता है कि मुझे जितना फायदा फ्यूचर में मिलेगा उसके कंपैरिजन में आज मैं कितना उसको दूं तो वर्थ है और कितना नहीं। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट लेवल पे मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि आगे गिनती जब लगाएंगे तो उसमें ना इंटरेस्ट फैक्टर, डिस्काउंटिंग, वो सब चीजें आएंगी, बट वो सेकंड स्टेज पे आने वाला है, अभी इस लेवल पे काम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट का मतलब होता है कि जहां पे हम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस आप जो डेप्रिसिएशन गिन रहे हो, डेप्रिसिएशन इज नॉट एग्जैक्ट राइटिंग ऑफ अमाउंट, इट इज एस्टिमेट। हम क्या करते हैं, एक अप्रॉक्स लाइफ मान लेते हैं कि एक मशीन आज खरीदी है, उसके 10 लाख रुपए लगे, प्लांट है, और इसकी लाइफ 5 साल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल खत्म होते ही मशीन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। उससे पहले भी खराब हो सकती है, उसके बाद में भी हो सकती है, बट एक लमसम एवरेज लगा लेते हैं। फिर वो 5 साल में आप वो 10 लाख रुपए को राइट ऑफ करते हो, तो इक्वल राइट ऑफ कर दो तो सबसे कॉमन SLM हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर दो तो एक परसेंटेज अज्यूम कर लेते हो। तो एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमेशा अकाउंटिंग में होता है, एंड दैट इज ऑल राइट। बैड डेट्स में भी होता है, आपने बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो प्रोविजन एक्यूरेट बनता है, फ्यूचर में बैड डेट भी एग्जैक्ट उतना ही होता है, ऐसा होता है। आप लमसम रेशियो एवरेज लेते हो कि आप पिछले 5 साल का डेटा, पिछले 3 साल का डेटा देख लेते हैं, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। वारंटी लायबिलिटी, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वारंटी आती है मोबाइल फोन में, 1 साल की वारंटी, 1 साल में कुछ भी खराब हुआ तो कंपनी फ्री में रिपेयर करके देती है। तो कंपनी का तो कॉस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पार्ट्स, सर्विस सेंटर, टेक्नीशियन की सैलरी, वो सब तो लग रहा है। कंपनी क्या करती है, जो आपसे पैसा चार्ज करती है ना मोबाइल फोन का, उसकी कॉस्टिंग में एक वारंटी का प्रोविजन रख लेती है। अब वो प्रोविजन अप्रोक्सीमेट हो सकता है, क्या हर मोबाइल फोन सर्विस सेंटर पे जाता ही है वारंटी में? ऐसा होता है, आप सबके फोन 1-1 साल पुराने अगर हो गए तो आप सबने वारंटी एक बार तो क्लेम की होगी, ऐसा कंपलसरी है? अच्छी कंपनी के फोन है, बराबर चल रहे हैं, 2-2, 3-3 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी रिसेंटली फोन चेंज किया 2 महीने पहले, उसके पहले जो मेरा फोन था ना वो 6.5 साल चला, 6.5 ईयर्स, एक भी बार मैं सर्विस सेंटर देखा भी नहीं। अभी भी चल रहा है फोन, बट क्या थोड़ा पुराना होता है, स्लो हो जाता है, और स्लो चलता है तो वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि अब काम रुकता है। तो मैंने फाइनली चेंज किया जब वो खराब नहीं हुआ था, वर्किंग कंडीशन में अभी भी। तो इतना पुराना फोन है, मैंने एक भी बार सर्विस सेंटर पे उसको कभी लेके ही नहीं गया, तो उस पर वारंटी का कोई कॉस्ट कंपनी का लगा ही नहीं। तो कुछ कस्टमर्स में प्रॉब्लम आती होगी, कुछ फोन में नहीं आती होगी, तो कंपनी क्या करती है कि एवरेज ले लेती है कि भाई इतने % रिपेयरिंग के लिए हमारे पास फोन आते हैं, इतना हमारा कॉस्ट लगता है। तो जो मोबाइल फोन का चार्ज कर रहे हो आप, उसमें ना एक वारंटी कॉस्ट जोड़ दो। कस्टमर को ये नहीं बोल रहा वारंटी के पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट हमारी कॉस्टिंग में उसका एक प्रोविजन लेके चल रहा है, वो भी एस्टिमेशन है, एक्यूरेट अमाउंट तो हो ही नहीं सकता। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्सोलेंसी ऑफ इन्वेंट्री। ओके, ये ऑब्सोलेंसी का मतलब, ये वर्ड कभी आपने सुना? हाँ, वह पुराना हो जाना, आउटडेट। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड, किसी चीज की वैल्यू खत्म हो जाना है, जीरो हो जाना, वैसे बोल सकते हैं। अब इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो जाने का मतलब पता है क्या? गोडाउन में बड़े बड़े चीज या तो खराब हो गई या आउटडेटेड हो गई। सबसे बड़ा रिस्क पता है कौन सी इंडस्ट्री में? फैशन इंडस्ट्री में।
इन्होंने एग्जांपल वही दिया हुआ है। फैशन इंडस्ट्री में इन्वेंट्री ऑब्सोलेंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फैशन कब चेंज हो जाएगा वो एक्चुअली में किसी को पता नहीं है। और ये बड़ा प्रॉब्लम है जो रिटेल इंडस्ट्री है, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली लेडीज़ के कपड़ों में। देखिए आपके कपड़ों का फैशन कभी भी चेंज हो सकता है। अभी यहाँ बैठे हो फैशन चेंज हो रहा है बाहर, पता नहीं, अगले दिन जाओगे कुछ और, कि कौन सी एक्ट्रेस ने कौन से पिक्चर के अंदर कौन सा ड्रेस पहन लिया और वो ऐसा एकदम क्राउड ने पकड़ लिया, अब हर दुकान में वही मिल रहा है। तो उसके पहले वाला स्टॉक पड़ा था वो तो बिका ही नहीं अभी तक। तो ये फैशन इंडस्ट्री में ना स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाना, वेस्ट हो जाना, पुराना हो जाना, ये चलता रहता है। और अब आ गया है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन मतलब आपका ज़ूडियो। तो ज़ूडियो वाला जो फैशन है वो तो कितने टाइम में चेंज होता है, हर 2-4 हफ्ते में नया स्टॉक आ जाता है। तो एवरी टाइम आप ज़ूडियो जाओगे पूरा कलेक्शन चेंज। अब उन्होंने स्ट्रैटेजी वैसी लगाई है। अब यही अगर आप वेस्ट साइड में या पैंटालून्स में या थोड़े महंगे स्टोर में जाओगे ना, तो 6 महीने बाद भी सेम कपड़े होते हैं। देखा आपने, बोरिंग हो जाता है, बोले यही कलेक्शन है क्या, जब भी वही का वही मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग पर गारमेंट आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ मनी। तो वो बार बार इन्वेंट्री कैसे चेंज करेंगे, जो बनाया वो बिकना तो चाहिए ना। तो वो लोग हर डिज़ाइन के 10-10 पीस बना के हर स्टोर में भेज देते हैं, और हर स्टोर में कलेक्शन भी सेम होता है। लेकिन वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक नया एडिशन लेके नहीं आते, नहीं तो पुराने वाले का क्या करेंगे। अब वो एक स्ट्रैटेजी अलग है, और आपकी जो ज़ूडियो वाली स्ट्रैटेजी वो कैसी है, फास्ट फैशन वाला जो यंगस्टर है बोलेगा यार मैं एक ड्रेस का 1500 रुपये नहीं दूंगा, अपने को चाहिए 200-300 वाला, लेकिन हर महीने नया चाहिए। समझ आ रहा है। अपने से पुराने वाले ना 1500 का अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेंगे और 2 साल तक पहनेंगे। अपने 2 साल तक पहनने ही नहीं चाहते, अपने को नया नया दिखना है कि भाई हम नए कपड़े पहनते हैं। अब कंपनी वालों को ये बात समझ आ गई है कि भाई फास्ट फैशन क्या चीज़ है, तो इन्होंने क्या किया, कॉस्ट घटा दी कि भाई हम आपसे पर ड्रेस पर टॉप का 300 रुपये लेंगे। अब 300 में फटाफट बिक जाता है। अब 300 का टॉप अगर आप लोकल दुकान से लोगे तो आपको कलर का डाउट होगा, क्वालिटी का डाउट होगा, पहनने के बाद एक धुलाई के बाद उसमें क्या बचेगा उसका डाउट होगा। बट एक ब्रांड अगर आपको वही प्राइस पॉइंट पे कपड़े दे रहा है तो आप फटाफट भागोगे। ज़ूडियो तो टाटा वाले का है, तो आपको ब्रांड का भी वो आ जाता है कि नहीं ब्रांडेड है, कोई ऐसे चालू दुकान से नहीं लिया, और दे रहा है 250 रुपये में, 299, 249, और हर महीने नया कलेक्शन आता है। तो 1500 रुपये का कपड़ा 1 साल पहनूं, उससे अच्छा 300-300 का हर 2-3 महीने में लेके आ जाऊं, तो साल में पैसे उतने ही लगते हैं, लेकिन नई चीज़ पहनने को मिल जाती है। अच्छा, वो कपड़े की क्वालिटी वैसी होती है, 6 महीने से ऊपर चलेगा भी नहीं। ज़ूडियो कपड़े पहनते जाओगे ना तो हर धुलाई के बाद आपको लगेगा कि ये जाएगा, तो उसकी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी और फैशन भी चेंज हो जाएगा। वो रोटेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, इसमें इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाने का थ्रेट बहुत होता है। अच्छा, कितनी बार ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जो इनका स्टॉक आउटडेटेड हो जाता है, नहीं बिकता ना, उसको फेंकते नहीं, उसको रखते हैं, क्योंकि फैशन ना रोटेट होता रहता है। कितनी बार 6 महीना साल के बाद ना वो ट्रेंड रिपीट हो जाता है। तो ये लोग भी बहुत मतलब बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिकली वो ट्रेंड रिपीट भी कर देते हैं और कस्टमर को पता नहीं चलता है, क्योंकि कस्टमर इतना याद नहीं रखता। उसको ऐसा है कि हर दूसरे महीने नया आता है, बट 8-10 महीने के बाद फिर से वही आ गया तो वो आपको याद नहीं रहता, उनको याद होता है। उनकी इन्वेंट्री पड़ी ना गोडाउन में, घुमाते रहते हैं, तो रोटेशन में बहुत बार निकल जाता है। अब एक और कंसेप्ट है इसमें, जनरली ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ज़ारा वाला जो ब्रांड है, ज़ारा, H&M, ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी और डिफरेंट है। ये लोग हर गारमेंट के 5-10 पीस ही बनाते हैं, हर अलग डिज़ाइन जो है। अब ज़ारा का एक डिज़ाइन अगर आपने लिया, आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो लोग फैशन रिपीट नहीं करते, और ज़ारा के हर स्टोर पे आपको सेम कलेक्शन मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं बताएं, आपके माइंड में स्केर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, लिमिटेड एडिशन का एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ स्टोर में है ये मैंने ले लिया तो ले लिया, मैं सोचूँ 4 दिन बाद आके देखती हूँ, तब तक बिक गया तो खत्म। हर साइज़ का 1-1, 2-2 ही होगा, उसके बाद मिलेगा ही नहीं। अच्छा, उससे पता है क्या होता है, एक्सक्लूसिविटी भी आ जाती है। आपने ज़ारा का टॉप पहना है तो आपको पता है कि ऐसा और किसी के पास है नहीं। अब जो आपको देख रहा है, मुझे कहाँ से लिया, बोले ज़ारा से लिया, और वो जाके ढूंढ रहा है, उसको सेम मिलेगा ही नहीं कभी। तो उसके माइंड में क्या, अगर यार इतना बढ़िया था, काश पहले ले लिया होता। अब नेक्स्ट टाइम जब वो ज़ारा में जाएगा ना, यार अभी उठा लेती हूँ, बाद में मिलेगा नहीं, तो वो वैसे ही बिक जाता है। तो उसको ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है तो भी लोग दे रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है, लिमिटेड एडिशन है और रिपीटेशन नहीं आएगा। इनके डिज़ाइनर्स एवरी वीक कुछ नया डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं स्मॉल बैचेस में। ये लोग लिटरली स्मॉल बैचेस में बनाते हैं, 5-5 ड्रेस बनाते हैं, छठा बनाएंगे नहीं, और वो सेम कभी रिपीट नहीं होगा। और वो बहुत साल बाद कभी आ गया तो बात अलग है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं मिलेगा। ज़ूडियो वाला अलग है, ज़ूडियो वाले 4 लोग रास्ते में मिल जाते हैं सेम टी शर्ट पहने हुए, होता है ऐसा, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, सब एक ही दुकान में जा रहे हैं। तो कितनी बार होता है पब्लिक इवेंट में जाते हैं, अरे ज़ूडियो, अरे ज़ूडियो, सेम टी शर्ट वाले एक लिफ्ट में मिल गए, ऐसे मीम चलते थे बीच में, ज़ूडियो वाले 4 लोग आमने सामने मिल गए। तो वो हो जाता है क्योंकि वो फिर बल्क में बना रहा है। तो ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। तो इस इंडस्ट्री में जो ऑब्सोलेंसी का थ्रेट है वो ज़्यादा है। तो जब वो लोग प्रोविजनिंग करके चलते हैं तो लॉसेस का प्रोविजन थोड़ा ज़्यादा करके चलते हैं, ये पॉइंट रहता है। वैसे फेयर वैल्यू वाली बात अपन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ नया नहीं है। बोलो, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है?
दोस्तों चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके है। बहुत डेप्थ में अपन वो टॉपिक में नहीं जाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेनली सीए का सिलेबस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काम आता है, बट हम उसे नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो मैं ये कल आपको समझा दूंगा, बेसिक बातें इस पे करेंगे और फिर अपने टॉपिक को एंड कर लेंगे।